हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर क्लासेस। सेशन नंबर 5 आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी सीरीज चलाई है, जिसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं सारे न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का, चाहे वो एफएलएन से हो, निपुण भारत से हो, दीक्षा से हो, एनईपी 2020 से हो। राइट, तो आज भी ट्राई करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। 4 सेशन पहले हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 89 तक प्रीवियस सेशन तक हम लोग कर लिए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 90 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए और आंसर करिएगा। क्या आंसर यहाँ पर होगा इसका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या फिर स्थानीय या फिर क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? इंग्लिश में भी देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं। इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टिल विच द क्लासेस द टीचर हैज बीन एम्फेसाइज टू टीच लेसन इन मदर टंग और लोकल और रीजनल लैंग्वेज। कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ तक बताया गया कि कहाँ तक आप बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, या फिर उनकी जो लोकल लैंग्वेज है या उनकी जो मदर टंग है। क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए इसका? ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 5 बिल्कुल करेक्ट है। कक्षा 5 तक आप बच्चों को उनकी मदर टंग में, जो भी बच्चा भाषा बोलता है या उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है, उसमें आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो है, आप इस भाषा का सहारा लेकर बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। देखो, शुरुआती समय में कक्षा 5 तक ये क्यों प्रिफर किया जाता है या क्यों बताया जाता है कि आपको ये करना चाहिए कक्षा 5 तक? क्योंकि बच्चा जब अपने घर को छोड़कर पहली बार स्कूल में आता है, तो एक वो ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट जैसा उसने घर पर सीखा है, वैसा का वैसा ही माहौल उसको स्कूल में भी मिले। ठीक है, इसी के लिए प्रेफर किया जाता है कि कक्षा 5 तक आप उन्हें मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में ही पढ़ाएं। ओके, तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, और अगर कक्षा 5 के बाद या कक्षा 6 में या इसके आगे भी हम लोग ऐसा करते हैं, तो फिर बच्चा जो है उस चीज़ का क्या हो जाता है, आदी हो जाता है, एडिक्टेड हो जाता है। फिर बिना ट्रांसलेशन के उसको कोई भी नई लैंग्वेज सीखने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो क्लियर है ये वाली चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 90 को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ERAC का पूर्ण रूप यहाँ पर क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ERAC? चार ऑप्शन आपके सामने है। एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंक्लूजन। सेकंड ऑप्शन है एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंप्लीशन। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। ऑप्शन नंबर डी है एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्स, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। क्या आंसर यहाँ पर इसका करेक्ट होना चाहिए? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ERAC? एक्सपीरियंस अगर हिंदी में देखना है, एक्सपीरियंस अनुभव है, से पूरा आंसर जो हम लोग हिंदी में भी डिस्कस करेंगे। एक्सपीरियंस अनुभव है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंबित करना। एप्लीकेशन अनुप्रयोग या प्रयोग करना। और कंक्लूजन में आ जाएगा कि सार निकालना। ठीक है, और इधर बात कर ले, कंप्लीशन का मतलब चीज़ों को आप पूरा करेंगे। कंसोलिडेशन का मतलब होता है समेकित करना, एक जगह एकत्रित करना। ठीक है, इस तरीके से। और रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया देना। तो जो भी वर्ड थे, इसका मीनिंग अभी आपने यहाँ पर देखा। अब आंसर करिएगा, आंसर यहाँ पर क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ERAC? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। एक बार से इसको चेक करेंगे सी कैसे करेक्ट हुआ। सबसे पहले तो देख लीजिए इसका फुल फॉर्म। ERAC का फुल फॉर्म क्या होता है? ई से हो जाएगा आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, आपके पास क्या अनुभव है। आर से रिफ्लेक्शन, आप चीज़ों को कैसे प्रतिबिंबित करते हैं। एप्लीकेशन से आप कैसे अनुप्रयोग प्रयोग करते हैं। और कंसोलिडेशन, आप चीज़ों को कैसे समेकित करके चलते हैं। ठीक है, तो ये होता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे क्या होती है ये चीज़ें। एक बार आप फुल फॉर्म अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप ज़रूर से इसका ले लीजिए। हिंदी में भी है, अनुभव, प्रतिबिंबन, आवेदन, एप्लीकेशन और समेकन करना, कंसोलिडेशन करना। अब सबसे पहली चीज़ एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, पूरा टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ई से था आपका एक्सपीरियंस, अनुभव। जब आप पहली बार पढ़ाने क्लास के अंदर जाएंगे और बच्चे लर्निंग कर रहे होंगे, है ना, मतलब एक लर्निंग वाला इन्वायरमेंट होगा, तो वहाँ पर आप जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं या जो भी टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं, उनसे संबंधित बातचीत आपको करनी पड़ेगी और बच्चों के अनुभव को जानना पड़ेगा कि बच्चों के पास इस टॉपिक को लेकर कितना एक्सपीरियंस है। तो मतलब बेसिकली अनुभव का साझा करने की बात यहाँ पर करी गई है। एक्सपीरियंस हो जाएगा। सेकंड स्टेप आपको करनी पड़ेगी रिफ्लेक्शन, है ना, मतलब आप पढ़ाने में किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो ERAC का प्रयोग करना है। ठीक है, ई फॉर एक्सपीरियंस हो गया। आर से क्या हो जाएगा आपका?
रिफ्लेक्शन प्रतिबिंबित करना। दूसरे चरण में उस टॉपिक से संबंधित कुछ ऐसे सवाल पूछे जिससे बच्चे अपने दिमाग में उस विषय पर सोचने को मजबूर हो जाए। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछिए जहाँ पर बच्चा सोचे कि हाँ मैंने इससे रिलेटेड या ऐसी कहीं चीज़ पढ़ी है क्या। मतलब वो प्रतिबिंबन वाली अवस्था हो गई। ठीक है। तीसरा चरण जो होता है आपका ऐसे होता है, मतलब एप्लीकेशन। अब बच्चे ने पढ़ लिया, जो भी टॉपिक उसने सीखा, अब वो उसको क्या कर पाए, दैनिक जीवन में अप्लाई कर पाए। ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर का जो लास्ट स्टेप आता है, समेकन की अवस्था होती है, कंसोलिडेशन की प्रोसेस होती है। कंसोलिडेशन में अभी तक जितने भी चीज़ें सीखी, दैनिक जीवन में अप्लाई करा, उसको अब क्या करना है, एकत्रित करना है, कंसोलिडेट करना है। ठीक है। तो ये इस तरीके से ERAC होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका बच्चों की लर्निंग के लिए आप प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ERAC। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 को देखिए, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या होगा, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है। NEP 2020 की एक ट्रिक भी हमने याद करी थी, 4 स्टेजेस को लाइन से याद करने के लिए। उसमें पूछा गया है कि जो स्टार्टिंग की 5 स्टेजेस है वो कौन सी है। सॉरी, जो पहली 5 सालों की जो स्टेज है वो कौन सी होगी, मिडिल स्टेज होगी, फाउंडेशनल यानी कि नींव चरण जो पहली होती है, सेकेंडरी होगी, या फिर प्रारंभिक चरण इसको बोला जाएगा। तो जो शुरुआत होती है वो कौन सी होती है, फाउंडेशनल होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो एक बार वो शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, है ना, जिन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है। शॉर्टकट इसका जो है FPMS है। सबसे पहले F से आपका फाउंडेशन होगा, मूलभूत चरण जिसको बोला जाता है, जो कि 3 से 8 वर्ष तक चलेगा। फिर अगला आएगा प्रीपैरेटरी स्टेज होगा, जो प्रारंभिक चरण होगा, जो कि 8 से 11 वर्ष तक चलेगा। मिडिल स्टेज होगा जो कि 11 से 14 वर्ष तक चलेगा, मध्य चरण जिसको बोलेंगे। और सेकेंडरी स्टेज माध्यमिक चरण होगा, जो कि 14 से 18 वर्ष तक यहाँ पर चलेगा। तो FPMS फाउंडेशनल हो गया, प्रीपैरेटरी हो गया, मिडिल हो गया और सेकेंडरी हो गया। आपसे पूछा था सबसे पहली स्टेज कौन सी है, फाउंडेशन है, कब से कब तक चलती है, तो 3 से 8 वर्ष तक ये चलती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को देखिए, इसमें कुछ टीचिंग मेथड पूछी गई है और उनके सामने पूछा गया है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हेल्पफुल होंगे इस मेथड को इफेक्टिव बनाने के अंदर, है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप इसको ट्रिक से सॉल्व करिएगा। जैसे हम लोग ऑप्शंस देखते हैं ना, मान लो हमारे सामने जो मेथड रखी गई है, एक्सपोजिटरी रखी गई है, इन्वेस्टिगेशन रखी गई है, डिस्कशन रखी गई है और पर्सनलाइज मतलब व्यक्तिगत विधि रखी गई है। मान लो इन चारों में से मुझे केवल व्यक्तिगत विधि के बारे में पता है, तो व्यक्तिगत विधि में से इन पांचों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, उसको डायरेक्टली कोड कर लीजिए कि हाँ पर्सनलाइज्ड के लिए ये करेक्ट है, ये वाला हो सकता है उससे भी आंसर आ जाए। या फिर डिस्कशन को देख लीजिए, या फिर इन्वेस्टिगेशन को देख लीजिए, या फिर एक्सपोजिटरी अगर आपको आती है तो उसको देख लीजिए। ठीक है। करिए आंसर, इसके लिए आप समय ले सकते हैं 1 मिनट का। वैसे ये 20 सेकेंड, हार्डली 20 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा है, 20 सेकेंड का ये क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, एक क्वेश्चन और ऐसा हम लोग कंप्लीट करेंगे। फटाफट से ये चारों नाम पढ़ लो, टीचिंग मेथड पढ़ लिया, अब ये चारों पॉइंट पढ़ लो। ठीक है। तो उससे क्लियर हो जाता है कि क्या आंसर होना चाहिए आपका। देखो एक्सपोजिटरी है, इन्वेस्टिगेशन है ना, डिस्कशन है। कैसे पढ़ना है एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक्सपोजिटरी हो गया, इन्वेस्टिगेशन, डिस्कशन, पर्सनलाइज्ड हो गया। ओके, अब मैं कॉलम 2 पर गई। रिश्तों में भरोसा और खुलापन इन चारों में से कहाँ पर हो सकता है, जहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें। ठीक है। विचारों का स्पष्ट आदान प्रदान, मतलब जहां पर लोग क्या है, एक थीम को सिलेक्ट करें, एक विषय को सिलेक्ट करें। एंड स्कोप फॉर फ्रैंक एक्सचेंज ऑफ आइडिया, जहां पर लोग अपने विचारों का फ्रीली फ्रैंकली क्या कर पाए, आदान प्रदान कर पाए। तीसरा बोल रहा है समस्याओं को दूर करने के लिए एक चुनौती बनाना, क्रिएटिंग अ चैलेंज टू एड्रेस द प्रॉब्लम। सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन करना, व्यवस्थित चरण दर चरण प्रस्तुति करना। ठीक है। और फिफ्थ नंबर का पॉइंट बोल रहा है कि मैक्सिमाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, अवसंरचनात्मक समर्थन को अधिकतम करना। चलो चारों नहीं तो चार में से आपको दो चीजें तो क्लिक कर गई होगी, है ना। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, या फिर डिस्कशन में जो किया जाता है, चर्चा जो होती है वो कैसे की जाती है, या फिर पर्सनलाइज मेथड व्यक्तिगत विधि के अंदर क्या किया जाता है। इस बताइएगा इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। क्या पर्सनलाइज्ड का आंसर कर सकते हैं क्या, जैसे पर्सनलाइज जो व्यक्तिगत विधि है, मतलब ये 1 to 1 होगा,
है ना। व्यक्तिगत विधि में ट्रस्ट एंड ओपननेस इन रिलेशनशिप, हमारे रिश्तों में भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, और ओपननेस, फ्रीडम, स्वतंत्रता यहाँ पर दी जानी चाहिए। ठीक है, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं डी के लिए क्या करेक्ट हो जाएगा? वन करेक्ट हो जाएगा। डी के लिए वन कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमको ये पहले से ही पता चल गया कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। ठीक है, एक बार वो पूरा सॉल्व कर लेते। मान लो आपको ये चीज क्लिक नहीं करी, बाय डिफॉल्ट हमें नहीं पता चला कि पर्सनलाइज या व्यक्तिगत का मतलब ये होता है, कोई बात नहीं। क्या हमें ये पता चला डिस्कशन का मतलब क्या होता है? डिस्कशन मतलब बातचीत करना किसी टॉपिक के ऊपर, है ना। तो फ्रीडम टू चूज अ थीम, मतलब हमारे पास ये स्वतंत्रता है कि हम किसी भी थीम को, किसी भी विषय को सिलेक्ट करें और उसके बाद हम लोग क्या करें, उस टॉपिक पर अपने विचारों का आदान प्रदान करें, है ना। तो अभी हमने देखा कि डी का कोड वन बनाया, सी का कोड क्या बन जाएगा? टू बन जाएगा। अगेन ये हो रहा है, मतलब अभी तक तो हम सही जा रहे हैं। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन के बारे में देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन मेथड क्या होती है? आप किसी भी चीज पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, है ना। तो क्रिएटिंग अ चैलेंज टू एड्रेस द प्रॉब्लम, समस्या को समझने के लिए आप एक चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं, चुनौती भरा कार्य यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो बोल सकते हैं बी के लिए थ्री कोड यहाँ पर सही है। और एक्सपोजिटरी की बात करें तो एक्सपोजिटरी होता है सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन देना या प्रेजेंटेशन होना, है ना। सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं, जस्ट लाइक हम लोग एल्गोरिदम में करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन होगा। ठीक है, कोई भी चीज न्यू लग रही है, नया क्वेश्चन लग रहा है, जरूर से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन दो टॉपिक पर बेस्ड है। एक तो आपका ये क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है और एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है उसके ऊपर, और इवेल्युएशन के ऊपर। ये भी आपका 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है। जब एक बार आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया और आपको ये पता चल गया कि नीचे मूल्यांकन प्रणाली से संबंधित कथन दिए गए हैं, उन्हें पहचानिए जो उनकी सही व्याख्या करते हैं। स्टेटमेंट कितने हैं? 6 स्टेटमेंट हमको दिख रहा है, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। छः में से आपको क्या करना है? कोई तीन स्टेटमेंट करेक्ट है उनको ढूंढना है, या फिर कोई ऐसी चीज पता चल रही है कि कोई एक या दो आपको इनकरेक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, तीन करेक्ट है डेफिनेटली, तीन क्या होंगे? इनकरेक्ट होंगे, गलत होंगे। तो कोई एक या दो भी आपको पूरा पता है कि हाँ ये तो इनकरेक्ट होगा ही होगा, उसको आप सिलेक्ट कर लो कि वो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन छह में से किन पॉइंट के बारे में आपको जानकारी है। ठीक है, एक बार आप इसको सॉल्व करिए। चलिए बताइएगा आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, छह में से कौन सा भी एक इनकरेक्ट लग रहा हो या कोई भी एक करेक्ट लग रहा हो तो ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो ये पता चल गया ना कि कोई भी एक इनकरेक्ट है तो वो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर सिक्स नंबर का मेरा करेक्ट नहीं हो सकता, मान लो मुझे केवल सिक्स नंबर के पॉइंट की जानकारी है, तो जिस भी ऑप्शन में सिक्स नंबर लिखा हुआ है वो मेरा इनकरेक्ट हो गया, मतलब फोर्थ और थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया। अब आपके पास बचा है केवल ऑप्शन नंबर वन एंड केवल ऑप्शन नंबर टू। इन दोनों में से एक सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसे ही करके आप थर्ड फोर्थ के लिए भी देख सकते हैं। चलिए आंसर करिएगा, क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग फोकस ऑन अ डिलिमिटेड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क, मानदंड संबंधित परीक्षण सीखने के कार्यों को एक सीमित डोमेन पर केंद्रित है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये देख ले क्या सीआरटी और एनआरटी होता क्या है। देखो सीआरटी क्राइटेरिया में ही इसका पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। जब भी आप कोई टेस्ट लेते हैं तो उसमें पहले क्राइटेरिया, देखो इवेल्युएशन का ही प्रकार है ना। तो जब भी आप कोई टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें पहले क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाएगा कि अगर मैं टेस्ट ले रही हूँ तो उसमें सभी का मिनिमम 50% आना ही चाहिए। 50% के ऊपर वाले पास है, बिलो 50% फेल है। तो मैंने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया, आप सभी बच्चों को उसके अकॉर्डिंग जो है पास और फेल घोषित किया जाएगा। ठीक है, एनआरटी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या सामान्य संदर्भित परीक्षण का मतलब क्या होता है कि मैंने क्या करा, नॉर्म मतलब नॉर्मलाइजेशन, आप इसको अपनी लैंग्वेज में कंसीडर कर लो।
नॉर्म में मैंने कुछ यहाँ पर एक ऐसा कर लिया कि क्लास में 100 बच्चे थे, तो मैंने यहाँ पर एवरेज निकाल दिया और उसके बेसिस पर सभी बच्चों को यहाँ पर परसेंटेज दे दिया या ग्रेडिंग दे दी। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी आ जाता है, या कोई शिफ्ट का पेपर जैसे हम लोग एग्जाम में देखते हैं ना बहुत ही ज़्यादा टफ आता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि किसी भी एक बच्चे का परफॉर्मेंस देखकर बाकी सारे बच्चों को उसके अकॉर्डिंग जज कर लेना क्या कहलाता है, नॉर्म रेफरेंस। जैसे हमारी शिफ्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर जिसके आए थे, 100 नंबर का टेस्ट था, उसको 70 तो कम हो गया, चलो उसको 89 नंबर आए। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम सारे बच्चों का निकाल देंगे कि हाँ पेपर का लेवल कैसा था और उसके अकॉर्डिंग बच्चों का जो है ग्रेडिंग या परसेंटेज हम लोग दे देते हैं, वो नॉर्म होता है। ठीक है, मतलब एक बच्चे को देख कर या जिसका अच्छा परफॉर्मेंस है उसको देखकर बाकी सारे बच्चों का रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना, ये होता है आपका नॉर्म रेफरेंस। ठीक है, और क्राइटेरिया में पर्टिकुलर पहले ही टेस्ट देने से पहले ही क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मानदंड संदर्भित परीक्षण सीआरटी सीखने के कार्यों के सीमित डोमेन पर केंद्रित है। इसका एक सीमित डोमेन होता है, बिल्कुल होता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, बाकी अपन बाद में डिसाइड करेंगे, अभी अपन ऑप्शंस पर भी चलेंगे। सामान्य संदर्भित परीक्षण के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित समूह की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है ना। क्लियरली डिफाइंड ग्रुप हमको चाहिए होता है कि आप करोगे किसके बेसिस पर। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। फॉर्मेटिव टेस्ट आर गिवन एट द एंड ऑफ द कोर्सेज। फॉर्मेटिव टेस्ट जो होते हैं या रचनात्मक जो होते हैं वो प्रारंभिक, अगर हम लोग बोलें कि फॉर्मेटिव टेस्ट आर गिवन एट द एंड ऑफ द कोर्सेज, बिल्कुल लास्ट में दिए जाते हैं फॉर्मेटिव टेस्ट। क्या ये करेक्ट है? फॉर्मेटिव टेस्ट तो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमको अभी तक क्या पता चला, मान लो इन दोनों के बारे में जानकारी नहीं थी, तो हमको ये पता चल गया कि थर्ड नंबर का जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। अब हम ऑप्शन के पास आते हैं, जस्ट बिकॉज हमें सही स्टेटमेंट निकालना था। थर्ड देख लो कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब वापस से स्टेटमेंट डी के पास आ जाते हैं। बोथ एनआरटी एंड सीआरटी जो है यूज द सेम टाइप ऑफ टेस्ट आइटम। इन दोनों ही टेस्ट क्या करते हैं, एक ही प्रकार के परीक्षण आइटम का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या ये बात सही है कि दोनों ही जो है एक ही प्रकार का परीक्षण आइटम का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल सही बात है, तो फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब फिफ्थ के पास आ जाते हैं। शिक्षण कार्य के दौरान योगात्मक परीक्षणों का प्रयोग नियमित रूप से किया जाता है। डेली योगात्मक करते हो कि डेली हम लोग फॉर्मेटिव रचनात्मक करते हैं? तो समेटिव हमेशा लास्ट में होता है, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये आपका स्टेटमेंट फिफ्थ नंबर का आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखा हुआ है फिफ्थ, यहाँ पर लिखा हुआ है फिफ्थ, मतलब थर्ड और फोर्थ तो आपका आंसर हो नहीं सकता, केवल बचा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट वाला भी देख लेते हैं। मास्टरी टेस्ट आर एग्जांपल ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। महारत परीक्षण जो होते हैं जहां पर हम बच्चे का किस सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में मास्टरी है, किसी चीज में मास्टरी है, उसको लेंगे, तो क्या वो एनआरटी होता है? क्या नहीं, वो एनआरटी नहीं होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव है। अच्छा, अगर हम लोग ये मानकर चले कि हमने सीआरटी और एनआरटी के बारे में नहीं पढ़ा, हमको सिर्फ इसके बारे में जानकारी है और हमको इसके बारे में जानकारी है, ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर नहीं हो सकता। ये भी आपका नेगेटिव है, तो ये वाली चीज आंसर नहीं हो सकती और ये वाली चीज आंसर नहीं हो सकती, केवल बच रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो केवल समेटिव और फॉर्मेटिव के बेसिस पर भी आपका आंसर आ सकता था। ठीक है, तो इतना लेंथी क्वेश्चन लेने का पर्पस यही था कि आपको ये समझ आए कि जब भी इतने लेंथी क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि समय कम रहता है, तो बस जितने शॉर्ट में और जितने इजी वे में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, जो अपना गलत होने के चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 को देखिए, आंसर करिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? जो नेशनल इवैल्यूएशन सेंटर है वो किसके लिए बनाया जाएगा? शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, इन सभी के लिए। तो यहाँ पर जो बताया गया है किसके लिए बताया गया है? बच्चों के लिए, राइट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के लिए बनाया जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं 96 की। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख में पी का अर्थ क्या है? देखो, एग्जाम में जाने से पहले सारे जितने भी सन है, जैसे कौन सा घोषणा पत्र कब आया था, कौन सी स्कीम कब आई थी, है ना, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। साथ ही जितनी भी न्यू स्कीम आ रही है, जैसे परख हो गया, निष्ठा हो गया,
है ना। ये जो भी चीज़ें हैं हमारी, जो नई नई स्कीम्स वगैरह लॉन्च होती है, और एनईपी में तो कई सारी हुई है, तो इन सभी का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं परख का। परख राष्ट्रीय नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। जैसा कि अभी अपन ने देखा कि जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है किन के लिए है, बच्चों के लिए है। ठीक है, तो परख को शामिल किया गया है। तो परख में पी का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस, पॉलिसी, प्रॉब्लम या फिर प्रोडक्शन? क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए? P4 होगा आपका परफॉर्मेंस। कुछ याद आ रहा है? परफॉर्मेंस एनालिसिस करना, है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। चलो डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। परख का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना, रिव्यू करना और एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या बोल रहा है ये? पीए मतलब परफॉर्मेंस का क्या किया जाए? असेसमेंट किया जाए, जो भी परफॉर्मेंस है बच्चों की उसका आकलन करना, है ना, रिव्यू उसको करना। ठीक है, और एनालिसिस करना किसका? बच्चों के नॉलेज का। किसके लिए? होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, समग्र विकास के लिए। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसके समग्र विकास के लिए बच्चों की परफॉर्मेंस को एसेस किया जाए, रिव्यू किया जाए, उसके नॉलेज को एनालिसिस किया जाए, ताकि उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट का पता हम लोगों को यहाँ पर चल पाए। ठीक है, हो गया। तो पी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा? पी का फुल फॉर्म हो जाएगा परफॉर्मेंस। ऐसे ही किसी का भी पूछ ले, जैसे कि एच का पूछ ले तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। के का क्या हो जाएगा? नॉलेज हो जाएगा। आर का रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 97 को देखो, आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर प्रस्तावित है? एनईपी 2020 को लेकर कौन सा कथन यहाँ पर बताया गया है? यस, देखिए इसके ऑप्शन और आंसर करिए, क्या आंसर होना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी की उन्नति में बाधक हो सकता है। तीसरा, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। और ऑप्शन नंबर डी, द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा कर सकता है और सीखने में यहाँ पर बाधा डाल सकता है। तो कौन सा कथन यहाँ पर प्रस्तावित है एनईपी 2020 को लेकर? देखो, सबसे पहला ऑप्शन तो ये बोल रहा है कि विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाना और उसको सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इज दैट कंपलसरी? तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता था, कि कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बच्चों को शुरुआत में आप अंग्रेजी भाषा सिखाएं। अभी हम देख कर आए कि कक्षा 5 तक जो है रीजनल लैंग्वेज जो है उसी में सिखाना है और वही चीज़ें करनी है। ठीक है, तो प्रेशराइज नहीं कर सकते। ठीक है, और अब दूसरा ऑप्शन देख लो, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना क्या बाधक बैरियर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है। अगर बच्चे को दो भाषा का नॉलेज है तो ये सीखने में बाधा डालेगा क्या? बिल्कुल नहीं डालेगा। तो केवल बच रहा है ऑप्शन नंबर सी, के बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक क्षमता होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 को देखिए। कौन सी सरकारी शैक्षिक संस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफएसई तैयार करेगी? ठीक है, इंग्लिश में भी है क्वेश्चन, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। Which government educational body will prepare national curriculum framework for school education, है ना, based on the principle of NEP 2020? ये MHRD ने बनाया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये NCERT बना रही है, ये IIT कर रही है, फिर SCERT कर रही है, स्टेट वाली। क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए? स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करेगा कौन? देखो, एमएचआरडी नियम कानून बनाने वाला या शिक्षा मंत्रालय अभी के लिए ले लो, तो ये नियम कानून इन्होंने बना दिए, है ना। प्रोग्राम वगैरह लॉन्च करने का कार्य इनका है, उसको करिकुलम में लेकर आना, सेट करना, ये सारे कार्य कौन करेगा? आपका एनसीईआरटी करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 को देखिए और आंसर करिए। आंसर यहाँ पर क्या होगा? 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड प्रगति के साथ साथ प्रत्येक छात्र की विशिष्टता को बहुत विस्तार से दर्शाएगा।
ठीक है, यह सीखने के सभी डोमेन को कवर करेगा। नीचे दिए गए विषम विकल्प का आपको क्या करना है, चयन यहाँ पर करना है। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड का मतलब होता है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर चेक किया जाएगा, जिसमें फॉर्मेटिव समेटिव सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड वन आउट आपको करना है, जो ऑड ऑप्शन है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में कौन सी चीज को कंसीडर नहीं किया जाएगा, अफेक्टिव डोमेन को, कॉग्निटिव डोमेन को, पॉजिटिव को, या फिर साइकोमोटर डोमेन को। देखो ब्लूम के टेक्सोनोमी की भी बात करें तो तीन चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अफेक्टिव पढ़ चुके हैं, कॉग्निटिव पढ़ चुके हैं, साइकोमोटर। पॉजिटिव तो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है। ठीक है, तो ये आंसर कैसे हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 को देखिए, आंसर करिए। अगेन वही मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है। जिस भी चीज के बारे में आपको पता है, चाहे एक्सपोज फैक्टो के बारे में पता हो, केस स्टडी के बारे में, फिलोसॉफिकल के बारे में, या फिर डिस्क्रिप्टिव सर्वे के बारे में, जिस भी चीज के बारे में आपको पता हो उसको पहले देख लो और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर बताओ। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, 10 सेकेंड में आपका आंसर इसमें आ सकता है। ठीक है, एक बार से इसको चेक करिए और आंसर करिए। चलो हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि केस स्टडी में क्या किया जाता है। चलो पहले, सबसे पहले लिस्ट टू को पढ़ लो, कॉलम टू को पढ़ लो। सबसे पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कॉलम टू के अंदर, वो है एक बड़े नमूने के अध्ययन के आधार पर स्थिति का पता लगाना, फाइंडिंग आउट द स्टेटस बेस्ड ऑन अ स्टडी ऑफ अ लार्ज सैंपल। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला गया है एक महान विचारक के विचारों की व्याख्या करना। तीसरा बोल रहा है हस्तक्षेप आधारित उन्नत दृष्टिकोण। ठीक है, और ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट डी बोल रहा है आपका कारणात्मक तुलना और सहसंबंधात्मक अध्ययन, कैजुअल, यहाँ पर कंपैरिजन एंड कोरिलेशन स्टडीज की बात हो रही है। और स्टेटमेंट 5 बोल रहा है उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट इकाई का गहन अध्ययन यहाँ पर करना। तो कौन सी चीज आपको लग रही है कि हाँ इसके बारे में आप श्योर हैं और यही क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका आंसर भी होना चाहिए। क्या हम लोग केस स्टडी को लेकर श्योर हैं क्या, कि केस स्टडी में क्या किया जाता है। किसी भी, अच्छा केस स्टडी हमने पर्सनालिटी में बहुत करी है। कैसे करी है, किसी भी बच्चे के साथ कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर उसके अलग से उसके ऊपर केस स्टडी लगाते हैं कि आखिर इसको परेशानी है तो क्यों है, उसके पीछे के रीजन कारण क्या है। ठीक है, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं केस स्टडी के लिए ये वाली चीज करेक्ट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो बी का क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। बी का 5 केवल यहाँ पर है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ऐसा और कुछ दिख नहीं रहा है। ये बड़ा नमूने के अध्ययन के आधार पर स्थिति का पता लगा रहे हैं, है ना। और ये बोल रहा है महान विचारक। अच्छा, इसमें एक चीज और पता चल सकती थी, फिलोसॉफिकल मेथड की यदि हम लोग बात करें, है ना, फिलोसॉफिकल मेथड की बात करें, तो एक महान विचारक के विचारों की व्याख्या करना ही फिलोसॉफी होती है। तो मुझे ये भी पता था कि सी का आंसर क्या हो सकता है, सी का आंसर दो ही हो सकता है। सी का आंसर दो यहाँ पर लिखा हुआ और यहाँ पर, या तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, है ना। इससे पता चल गया। डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर आप बिल्कुल डिटेल में जाकर विचार विमर्श कर रहे हैं, बातचीत उसके ऊपर हो रही है ना। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड का मतलब यही होता है। मतलब डी का आंसर क्या ही हो सकता था, ऑप्शन नंबर 1 हो सकता था। तो मुझे ये पता चल गया इसका 1 है। इसका फिलोसॉफी का हमने क्या देखा था, ये वाला 2 नंबर का विचारों की व्याख्या कर रहे हैं, जो ग्रेट थिंकर है उसके थॉट्स के बारे में बातचीत हो रही है, व्याख्या हो रही है। केस स्टडी में आप क्या कर रहे हैं, किसी एक चीज का डीप में गहन स्टडी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं 5 हो गया। अब बचा है एक्स फैक्टो। एक्स फैक्टो का हो जाएगा कारणात्मक तुलना और सहसंबंध अध्ययन करना। ठीक है, अच्छा आप ये सोचे होता क्या है एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड। तो देखो इसके अंदर आप क्या करते हैं, जो ऑलरेडी जिनके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, कोई भी टॉपिक हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, तो उसी के बेसिस पर जो भी आपके पास वेरिएबल या फिर नॉन वेरिएबल चीज़ें जो भी उससे मिली है, उसके बेसिस पर आप दूसरी चीज़ों की तुलना कर रहे हैं, उसका रिलेशन निकाल रहे हैं। तो कैजुअल कंपैरिजन आप कर रहे हैं और को रिलेशनल स्टडीज आप कर रहे हैं, वो होता है आपका एक्स फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। ठीक है, तो 4521 आपका कोड बना, जो कि लिखा हुआ था ऑप्शन नंबर डी के अंदर। इतना क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 को देखिए, आंसर करिए।
दीक्षा पोर्टल जो है यहाँ पर किस चीज से संबंधित है, ये आगे आपका दीक्षा निष्ठा सब आ जाएंगे अभी, है ना। तो दीक्षा पोर्टल जो है वो किससे संबंधित यहाँ पर होगा, सबसे पहला ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण करना, है ना, इससे संबंधित है। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करने से, मतलब टीचर के लिए बना हुआ है क्या। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, अनुसंधान के विद्वानों के लिए सीखने का एक ऑनलाइन मंच होना। या फिर ऑप्शन नंबर डी है उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा की वेबसाइट। तो बेसिकली जो दीक्षा पोर्टल है वो किससे यहाँ पर संबंधित है, टीचर से संबंधित होगा, है ना। क्योंकि जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ आपको चाहिए होती है, जैसे आपके बीएड के नोट्स वगैरह या ऐसी कोई भी चीज़ है, तो बेसिकली हमारे काफ़ी सारे पोर्टल हैं, उन पर हम लोग विजिट करते हैं अच्छे से, जैसे इग्नू वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो अभी तो दीक्षा के बारे में जानकारी ले लेते हैं, कौन है दीक्षा। तो देखो, सबसे पहले दीक्षा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। डिजिटल, है ना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये दीक्षा का फुल फॉर्म है, एस एच ए फॉर शेयरिंग। ठीक है, इज अ नेशनल प्लेटफॉर्म, दीक्षा जो है एक नेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर स्कूल एजुकेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी का एक इनिशिएटिव है जिन्होंने दीक्षा पोर्टल को बनाया है, जो क्या करता है, नॉलेज को शेयर करता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बेसिकली, ये किसके अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ये आता है। इसकी टैगलाइन क्या है, नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर और हीरोज। ठीक है, तो ये इसकी टैगलाइन है, तो बेसिकली ये है किसके लिए, टीचर्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करने के लिए दीक्षा पोर्टल को यहाँ पर बनाया गया है। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर नोट्स बना रहे हो तो लिख लो, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 को देखिए, आंसर करिए, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, एक बार से चेक कर लीजिए क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए। एनईपी 2020 ने बढ़ई, माली, कुम्हार जैसे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ इंटर्न के लिए एक बैगलेस अवधारणा पेश करी है। इस व्यावसायिक गतिविधि में कौन सा वर्ग समूह भाग लेगा। एनईपी 2020 introduce a bagless concept to intern with local vocational experts like carpenter, gardener और porter. Which class group will participate in the business activity? इस एक्टिविटी में किस क्लास के बच्चों को लिया जाएगा, जहाँ पर एक बैगलेस कॉन्सेप्ट लाया गया, जहाँ पर उनके ही आसपास के एरिया में जैसे कोई कारपेंटर है, गार्डनर है, पोर्टर है, उनसे इन बच्चों को जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो क्लास 6 से 8 के बच्चे को, ग्रेड 5 to 8 के बच्चे, ग्रेड 7 to 8 स्टूडेंट या ग्रेड 8 to 9 स्टूडेंट। क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए इसका, कौन से बच्चे होंगे, तो कक्षा छठी से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए बैगलेस कॉन्सेप्ट लेकर आया है कौन, एनईपी 2020। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 103 को देखिए, आंसर करिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओए, बीओए का फुल फॉर्म क्या होता है, इन रेफरेंस टू इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, मूल्यांकन और असेसमेंट, आकलन की बात करें तो मूल्यांकन और आकलन के संदर्भ में बीओएस का फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड्स ऑफ अथॉरिटी, बोर्ड्स ऑफ असाइनमेंट, बोर्ड्स ऑफ ऑथेंटिक, बोर्ड्स ऑफ असेसमेंट, क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। बताइए क्या आंसर करेक्ट होगा यहाँ पर। Yes, the correct answer is board of assessment. अब board of assessment यहाँ पर है क्या, बेसिकली काफ़ी सारी कमिटीज होती है, जैसे कि हम लोग बात कर ही रहे हैं 1 से 2 दिन में कि पीटीए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होता है, मदर टीचर एसोसिएशन होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसको शाला प्रबंधन समिति, तो ये सारी अपने आप में कमिटीज है, तो इनका भी तो असेसमेंट या बोर्ड से हम लोग मान लें, है ना, जो पूरे डिसीजंस वगैरह ले रहे हैं, स्कूल ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पर क्या होगा, असेसमेंट होगा, मतलब वो कौन से बोर्ड मेंबर जो है अच्छा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, तो उन्हीं से रिलेवेंट सारी चीज़ों के लिए बीओए रेडी किया गया है, जहाँ पर सब लोग एक दूसरे को फीडबैक देंगे, एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बोर्ड ऑफ असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट मतलब मूल्यांकन करना, तो बोर्ड का ही क्या होगा, असेसमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे।
जिन पियाजे के अनुसार बच्चे के द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। अकॉर्डिंग टू जिन पियाजे अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू सॉल्व कंजर्वेशनल प्रॉब्लम डिपेंड्स अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच बेसिक एस्पेक्ट ऑफ रीजनिंग। अब कोई भी दो चीजें हो सकती है जो कंजर्वेशन में बच्चा सॉल्व कर पाएगा। बच्चा कंजर्वेशन की स्टेट में कब होता है? प्री ऑपरेशनल में और सेंसरी मोटर में होता है, जहां पर उसको चीजों को उलटने पलटने की क्षमता, कौन सी चीज भारी है, कौन सी वस्तु हल्की है, ये सारी चीजें नहीं समझ में आती है। ठीक है, तो किसके माध्यम से वो सॉल्व कर पाएगा, यहाँ पर आपको ये बताना है। ठीक है, वही पूछा गया चाइल्ड एबिलिटी टू सॉल्व कंजर्वेशन प्रॉब्लम। जो कंजर्वेशन की जो प्रॉब्लम है या संरक्षण संबंधी जो समस्या है, बच्चा किसके माध्यम से सॉल्व कर पाएगा? सेंट्रेशन और रिवर्सिबिलिटी के थ्रू, कंपनसेशन और क्लासिफिकेशन के थ्रू, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन और रिवर्सिबिलिटी, या ट्रांजिटिव इन्फेरेंस और सीरिएशन। ठीक है, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस को देखकर आई थिंक वो आपको क्वेश्चन याद आ गया होगा लाइब्रेरी के बुक्स वाला, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो हम लोग फाइनल एक कंक्लूजन निकालते हैं ए इज ग्रेटर देन सी, तो वो सकर्मक अनुमान होता है। राइट, तो वैसा ही क्वेश्चन है ये। बाकी जरूरी नहीं ट्रांजिटिव यहाँ पर करेक्ट हो, जस्ट एक वो नया नेम दिखा तो मैंने आपको बताया। आंसर करिएगा 4 का क्या करेक्ट होगा। देखो, कंजर्वेशन की बात हो रही है, कंजर्वेशन में बच्चा संरक्षण के नियमों से बाहर निकल कर आया है। संरक्षण जो चीजें उसने, जो हम लोग बोलते हैं ना कि कंजर्वेशन में क्या आता है, सिर्फ चीजें वो उसी के अराउंड होती है, उसी के बारे में सोचता है। संरक्षण संबंधी नियमों से अगर वो बाहर निकल कर आया है, कंजर्वेशन संबंधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, मतलब बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटी आ चुकी है? डिसेंट्रलाइजेशन की आ चुकी है। डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है कि डिसेंट्रलाइजेशन, चीजों को वो क्या कर चुका है? सेंट्रलाइज मतलब किसी भी एक चीज के ऊपर फोकस हो जाना, सिर्फ उसी के बारे में सोचना, है ना। हमने पढ़ा है ना कि सेंट्रलाइजेशन और ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है ना। सेंट्रलाइजेशन में उसका ध्यान किसी दूसरी चीज पे ना जाते हुए केवल एक ही चीज के ऊपर फोकस रहता है, तो वो चीज क्या होती है? सेंट्रलाइजेशन होती है। तो उससे बाहर निकल कर आ चुका है, मतलब उसका क्या हो चुका है? डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है। अब रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? चीजों को उलटना पलटना, है ना। ये सारे के गुण क्या होते हैं? रिवर्सिबिलिटी कहलाती है। जैसे इस छोटे लंबे बर्तन में ज्यादा पानी आ रहा है, इसमें कम पानी आ रहा है, अगर बच्चा ये अंतर समझ चुका है कि दोनों में समान मात्रा में पानी अवेलेबल है, तो वो रिवर्सिबिलिटी है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता से और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? A mathematics teacher is using more skilled peer to support and guide the other student. Which theoretical frame is she trying to apply in the class? ये लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत है, ये क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन का सिद्धांत है, ये जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत है कंस्ट्रक्टिविज्म वाला, या फिर ये जिन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। बताइए क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। देखो, हिंट यहाँ पर आपको पूरी पूरी मिल रही है। मैथमेटिकल जो टीचर है वो क्या कर रही है? इज यूजिंग मोर स्किल्ड पीयर, मतलब उसी के साथी समूह में जिसको ज्यादा नॉलेज है ना। पीयर मतलब वही साथी समूह में सबसे ज्यादा नॉलेज जिसको है या जिसको चीजें आती है, उसको बोल रही है कि तुम क्या करो, अपने जो साथी समूह है, अपने जो दूसरे फ्रेंड्स वगैरह है, अदर स्टूडेंट जो है, उनको गाइड करो, उनको यहाँ पर एक डायरेक्शन दो कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मार्गदर्शन उनको दो। तो ये मार्गदर्शन वाली बात यानी कि एमकेओ की बात, मोर नॉलेजेबल अदर की बात किसने करी है? लेव वाइगोत्स्की ने करी है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि ये लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। लेव वाइगोत्स्की के विचार में क्या संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है? कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड लैंग्वेज डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक जो भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, और संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। आप चाहे तो इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखो, आपको ये चीज ध्यान होगी कि पियाजे ने बोला था भाषा इंपॉर्टेंट है और वो लैंग्वेज को गाइड करती है, और वाइगोत्स्की ने बोला है, सॉरी, जिन पियाजे ने बोला है थॉट्स इंपॉर्टेंट है और थॉट्स ही क्या करते हैं? लैंग्वेज को गाइड करते हैं। और इसका जस्ट रिवर्स लेवाइगोत्स्की ने बोला है, इन्होंने बोला है भाषा इंपॉर्टेंट है, भाषा आ गई तो आपको थॉट्स वैसे ही आ जाएंगे, उनमें सुविधा आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये दो लाइन आपने पढ़ी है तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं।
क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है? नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज? दूसरा देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो संज्ञानात्मक विकास है वो भाषा के विकास को निर्देशित करता है। मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कौन करते हैं? जिन पियाजे करते हैं। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि आप किसके बारे में बताइए, लेव वाइगोत्स्की के बारे में बताइए। ठीक है, तो पहला नहीं हो सकता है, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरे की बात करते हैं, भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। तो बड़ी कौन हुई? भाषा, है ना। लैंग्वेज क्या करती है? फैसिलिटेट करती है किसको? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। बिल्कुल सही बात है। यही बात किसने बोली है यहाँ पर? लेव वाइगोत्स्की ने बोली है। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इजंट रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं? हम लोग इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। ना हम लोग ये बोल रहे हैं और ना हम लोग ये बोल रहे हैं। ये वाली बात जिन पियाजे ने बोली है और ये वाली बात बोली है वाइगोत्स्की ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग? मीनिंगफुल लर्निंग किसके माध्यम से हो पाएगी? यस, सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? प्रमोटिंग डी कॉन्टेक्सलाइजिंग लर्निंग इन द क्लासरूम। कक्षा में क्या करिए? संदर्भ रहित वातावरण को बढ़ावा दीजिए। संदर्भ रहित मतलब जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, उस चीज को प्रमोट कर दो, है ना। उससे हमारी जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल हो पाएगी क्या? क्वेश्चन मार्क। दूसरा, इनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ वर्किंग एट अ प्रॉब्लम। एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, है ना। ये हो गया आपका दूसरा ऑप्शन। तीसरा, इनकरेजिंग रोट लर्निंग, रटन विद्या को बढ़ावा देना। कॉपिंग आंसर रिटन बाय द टीचर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर ने बोर्ड पर जो भी लिखा है बच्चा उसको कॉपी पेस्ट कर ले। तो ये तो नेगेटिव है, सभी को पता है। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, क्योंकि सर संदर्भ रहित बोला है ना। तो केवल ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, आंसर करेंगे। Education is manifestation of perfection already in man. Who said this? शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति होता है। यह कथन किसने कहा है? शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है, मतलब वो उसकी कंप्लीटनेस है। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी, कैसिडी, जेपी थॉमस या स्वामी विवेकानंद, इन चारों में से किसका स्टेटमेंट होगा? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद ने ये वाली चीज यहाँ पर बोली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं। एक बार से क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, आंसर करेंगे। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएमसी का क्वेश्चन है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी शाला प्रबंधन समिति का ये क्वेश्चन है। पढ़ो और इसको आंसर करो। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों को न्यूनतम सदस्य संख्या में निर्दिष्ट किया गया है। इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, पेरेंट्स और guardians of student admitted to the school management committee have been specified in the minimum number of member in percentage। आपको परसेंटेज में बताना है कितने परसेंट लिया जाता है। ये 20% हो सकता है, 25 हो सकता है, 75 हो सकता है, 60 भी हो सकता है। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? मतलब ऐसा बोला गया है कि कमेटी है तो डेफिनेटली उसमें मेंबर्स होंगे। अगर हम लोग ये माने कि एक कमेटी में 100 मेंबर को रखा गया है, वैसे 10 से 12 होते हैं, हम लोग मान रहे 100 मेंबर हैं। 100 में से कितने पेरेंट्स यहाँ पर होना चाहिए? 75 पेरेंट्स यहाँ पर होना चाहिए, और बाकी के 25 में कुछ स्कूल के टीचर्स आ जाएंगे, कुछ बाहर के आ जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर 75% का पेरेंट्स का होना, अभिभावकों का होना यहाँ पर आवश्यक है। ठीक है, तो इस परसेंटेज को आप ध्यान रखेंगे, फिर उसमें और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ लेंगे। वन थर्ड करके काफ़ी रेशियोज होते हैं कि इसमें यही होना चाहिए, इसमें कंडीशन भी होती है कि इनको नहीं लोगे आप, तो ऐसे करके एसएमसी को, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, ताकि स्कूल में एक वो पार्शलिटी, वो वाली चीज़ होती है ना कि पारदर्शिता यहाँ पर रहे, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर रहे, किसी के साथ कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं हो। ठीक है, तो उसको लेकर चलिए क्वेश्चन नंबर 110 को देखिए, आंसर करिए। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे ग्लास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी के एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलट गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, आप देखेंगे एक बार से। अ 6 year old child reasons that a taller glass has more water than a shorter and wider container, even though the liquid has been poured from the container to the glass in front of her eyes. According to Jean Piaget, this kind of reasoning by the child is due to the child reasoning by the child इनएबिलिटी टू। बच्चा किस चीज में सक्षम नहीं है ना, आपको यही फिल करना है कि बच्चे की इनएबिलिटी किस किस चीज में है, या बच्चे की योग्यता, जो बच्चे की सोच जो है कौन सी कमी के कारण हो रहा है, उसके अंदर कौन सी योग्यता नहीं है। उसके अंदर सीरिएशन की योग्यता नहीं है, उसके अंदर क्लासिकल एप्टीट्यूड नहीं है, उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, उसके अंदर एप्टीट्यूड ऑफ प्रोपोर्शनल रीजनिंग यहाँ पर नहीं है। क्या आंसर यहाँ पर इसका करेक्ट होना चाहिए? कौन सी चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मतलब उसके अंदर किस चीज़ की कमी है? देखो, इसमें यहाँ पर उसके सामने एक चीज़ रखी गई, उसके सामने ही इसमें से पानी निकाल कर इसमें डाला गया, लेकिन वो बोल रही है कि इसमें ज़्यादा पानी है और इसमें इसमें ज़्यादा पानी है और इसमें कम पानी है, राइट? तो ये किस वजह से हुआ है, क्या दिक्कत यहाँ पर आई है? तो ये जो दिक्कत है ये डिसेंट्रलाइजेशन की है ना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि इसके अंदर, इस बच्ची के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन की कमी है। डिसेंट्रलाइजेशन की कमी है मतलब कि उसके अंदर क्या है, अभी भी सेंट्रलाइजेशन है, मतलब वो चीज़ों को एक केंद्र में जाकर सोच रही है, मतलब उसका जो वो आउट ऑफ द थिंकिंग वाली प्रोसेस उसके अंदर नहीं हुई है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं इस चीज की कमी हो गई, डिसेंट्रलाइजेशन की उस बच्चे के अंदर यहाँ पर कमी है। ओके, तो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है? यहाँ पर आपसे सिर्फ ये पूछा गया था कि उसके अंदर किस चीज़ की इनेबिलिटी है, तो इसको फिल करके देखो कि इनेबिलिटी है किसकी, डिसेंट्रलाइजेशन की, और यही हम लोग मानकर चलेंगे ये आपका आंसर भी हो जाएगा। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो आज के सेशन के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और कोई भी डाउट है तो ज़रूर से मेंशन कर दीजिएगा, एक अलग से सेशन होगा जिसमें हम सारे पेपर के क्वेश्चन यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स है वो सारे एक साथ ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।